हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम आनुवांशिकी का चैप्टर पढ़ेंगे 12th क्लास का। ठीक है, जेनेटिक्स कहते हैं इसको। तो सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करेंगे। जेनेटिक्स जो शब्द है ये बैटसन ने दिया है। ठीक है, बैटसन दिखाई दे रहा होगा आपको। आनुवांशिकी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं, तो जेनेटिक्स जो शब्द है वो बैटसन ने दिया है। ठीक है, तो जेनेटिक्स में हम दो स्टडीज़ करते हैं। एक तो हम वंशानुगति की बात करते हैं और दूसरा हम विभिन्नताओं की बात करते हैं। ठीक है, तो वंशागति को हम हेरिडिटी बोलते हैं और विभिन्नता को हम वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे लक्षण और विभिन्नताएं, इनका पीढ़ी में संचरण होना क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, और इसे विभिन्नता की वंशागति भी कहते हैं। ठीक है, विभिन्नता की वंशागति। और हम बात करेंगे आगे विभिन्नताओं की। तो विभिन्नताएं क्या होती हैं? विभिन्नताएं दो तरह की होती हैं बच्चों। एक तो सतत विभिन्नताएं होती हैं। सतत मतलब जो विभिन्नताएं चलती रहती हैं जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती हैं लगातार। ठीक है, और असतत वो होती हैं जो अचानक से किसी पीढ़ी के अंदर कोई बदलाव आ जाता है। ठीक है, ये उत्परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो जो सतत होती हैं वो जीनों में मतलब जीन्स जो होते हैं में बदलाव के कारण होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है ये होता है रिकॉम्बिनेशन की वजह से। ठीक है, पुनर्योगस्य की वजह से। ठीक है, और जो असतत होते हैं वो होते हैं उत्परिवर्तन के कारण। ठीक है, आगे देखेंगे आनुवांशिकी के जो जनक हैं मेंडल है आनुवांशिकी के जनक। ठीक है, मेंडल, ग्रीगर जॉन मेंडल इनका नाम है पूरा। ठीक है, यदि हम बात करें आनुवांशिकी के आधुनिक जनक, ठीक है, जो आधुनिक आनुवांशिकी है उसके जनक कौन है? वो है बैटेसन। ठीक है, बैटेसन है वो। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक, तो ये है मॉर्गन, जिन्होंने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया है और प्रयोग के द्वारा प्रूफ करके बताया है जेनेटिक्स के बारे में, आनुवांशिकी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंडलवाद के बारे में। ठीक है, मेंडलवाद। तो जो मेंडल है इनका पूरा नाम है ग्रेगोर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगोर जॉन मेंडल है इनका नाम। इनका जन्म जो हुआ है ये 1822 में हुआ है और ऑस्ट्रिया में हुआ है। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो है 1884 में। ठीक है, इन्होंने जो कार्य किया है वो उद्यान मटर पे किया है, ये आपको पता है। ठीक है, उद्यान मटर जिसका साइंटिफिक नेम है पाइजम सटाइवा। ठीक है, इसमें जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं ये 14 होते हैं। ठीक है, और जो मेंडल है इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, प्रयोग किया है मटर पे, वो 1856 से लेकर 63 तक किया है। मतलब 7 साल तक इन्होंने लगातार इस पर प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है मतलब आपको देखना है, ये आपके एग्ज़ाम में कई बार एज इट इज़ पूछा हुआ है, ऐसे कैसे पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जो मेंडल हैं इन्होंने अपने प्रयोग में पी के पौधे को क्यों चुना, मतलब मटर के पौधे को क्यों चुना। ठीक है, वाई मेंडल चूज़ पी प्लांट इन हिज एक्सपेरिमेंट, इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम में तो कई सारे कारण हैं उसके। ठीक है, जिसकी वजह से मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का उपयोग किया था। ठीक है, तो पहला देखेंगे इसमें ए नंबर। ठीक है, आसानी से उपलब्ध थी। ठीक है, तो मटर जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई भी कम है और जीवन काल भी कम है। ठीक है, जो मेंडल का पौधा है वो ज़्यादा ऊंचा नहीं होता और कम जीवन काल होता है, 2 महीने के लगभग इनका लाइफ होता है। ठीक है, उसके आगे देखेंगे सी नंबर, कम जगह की आवश्यकता। ठीक है, मतलब कम स्पेस में ही हम इनको उगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्वपरागण और परपरागण आसानी से इसमें हो जाता है। ठीक है, अगर सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों इसमें आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन भी और क्रॉस पोलिनेशन भी। नेक्स्ट देखेंगे 7 जोड़ी विपर्यासी गुण इसमें पाए जाते हैं, मतलब 7 कंट्रास्टिंग पेयर भी इसके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है,
जिनकी हम बात आगे करेंगे, ठीक है, आने वाले इसमें पेज में। तो आगे देखेंगे मेंडल की जो सफलता है इसका कारण क्या है, मतलब मेंडल सफल हुए अपने प्रयोग में, इसके क्या कारण है। पहला कारण देखेंगे मेंडल के 7 विपर्यासी गुण, ठीक है, मतलब इन्होंने 7 विपर्यासी गुणों को मटर के अंदर देखा था और उन पे प्रयोग किया था, ठीक है। दूसरा है एक संकर फिर द्विसंकर प्रयोग, ठीक है। उन्होंने मेंडल ने पहले एक संकर किया था, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, और फिर उसके बाद द्विसंकर प्रयोग किया जिसको हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस, और स्टेप बाय स्टेप इन्होंने किया, ठीक है। ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे किया, लेकिन मतलब स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में एक सीरीज़ में इन्होंने किया, ठीक है। तीसरा है सांख्यिकी में परिणाम को समझाया, और इन्होंने जो संकरण दिया है एकल संकरण और द्विसंकरण, इसको मैथमेटिकली समझाया, सांख्यिकली समझाया, मतलब मैथ की हेल्प से समझाया, ठीक है। ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से मेंडल जो है वो सफल हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मेंडल की असफलता का कारण। अब बच्चों हमने अभी पहले पढ़ा कि इसमें मेंडल की सफलता का कारण, अब हम पढ़ रहे हैं कि असफलता का कारण, ठीक है, क्योंकि मेंडल ने जो काम किया था उसका पूरा श्रेय उन्हें उस समय नहीं मिल पाया था, ठीक है, बाद में ये श्रेय उनको मिला था। तो मेंडल क्यों असफल हो गए थे इसके बारे में बात करेंगे हम। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे मेंडल जो असफल हुए, एक तो पहला जो पॉइंट है देखेंगे परिणाम सांख्यिकी में दिए उन्होंने, मतलब मैथ्स में मैथमेटिकली अपना रिज़ल्ट दिखाया लोगों को, जो कि उनको समझ नहीं आया, ठीक है, लोगों को समझ नहीं पाए वो। दूसरा मेंडल की सोच है वो समय से आगे थी, ठीक है, मतलब मेंडल ने जिस तरह से उसको एक्सप्रेस करके दिखाया लोगों को, वो उनके उससे बाहर था, ठीक है, लोगों को नहीं समझ आ रहा था वो, ठीक है। नेक्स्ट है कार्ल नगेली के सुझाव पर हॉकवीड और हेरेशियम पादप पर असफल प्रयोग, ठीक है। उनको एक मित्र थे उनके साइंटिस्ट जिनका नाम था कार्ल नगेली, उनके सुझाव पे उन्होंने हॉकवी पे काम किया, ठीक है, जिस पे वो फेल हो गए उस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, वो प्रयोग पूरे से कर नहीं पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर किया जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि जो हेरेशियम उनके जो मित्र ने बताया था हेरेशियम, ठीक है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, ठीक है, इसलिए जो मेंडल का जो हेरेशियम पर एक्सपेरिमेंट था वो असफल हो गया था, इसलिए जो मेंडल है उनका पूरा परिणाम उनको प्रयोग कर नहीं मिल पाया, ठीक है। चौथा जो कारण है मेंडल की असफलता का वो है क्या कि डार्विन की जो प्रसिद्ध पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ये उस समय छाई हुई थी, ठीक है। मेंडल ने बताया था कि जो ह्यूमन का ओरिजिन है वो बंदरों से हुआ है, ठीक है। तो सारे जो दुनिया के लोग हैं वो सब इसी थ्योरीज़ को ज़्यादा पढ़ रहे थे, तो मेंडल की जो मैगज़ीन में छपी हुई थ्योरियाँ हैं उन पे किसी ने उनको नज़रअंदाज कर दिया, मतलब, ठीक है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस पर, ठीक है। आगे देखेंगे 5वां कारण मेंडल का, ठीक है, मेंडल के परिणाम एक लोकल मैगज़ीन में छपते थे, मतलब जो मेंडल था उसको पूरी रिसोर्सेज नहीं मिली हुई थी, ठीक है, वो अच्छी सी किसी मैगज़ीन में अपने रिज़ल्ट को या फिर अपने प्रयोग को छापते नहीं थे, एक लोकल मैगज़ीन में छापते थे तो लोग उसे ज़्यादा पढ़ नहीं पाते थे, ठीक है, उसका दायरा सीमित था, वो ज़्यादा दूर तक फैलती नहीं थी, ठीक है। तो ये सब कारण हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी बताए हैं अभी, ठीक है, 3 जो क्वेश्चंस हैं, एक तो मेंडल की असफलता का कारण क्या है, सफलता का कारण क्या है, और मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर को ही क्यों लिया, ये क्वेश्चन एकदम ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे 16 साल बाद, ठीक है, यहाँ पे देखिए 16 साल बाद, मतलब जब मेंडल की डेथ हो गई उसके बाद की बात कर रहा है ये। 1900 में 3 वैज्ञानिक थे जिसमें एक है कार्ल कारेसन, ठीक है, ये जर्मनी के हैं, ये मक्का पे काम कर रहे थे उस समय, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे साइंटिस्ट हैं बी, देख रहे हो उधर बी, ये ह्यूगो डी वेरीज हैं, ये हॉलैंड के हैं, जो कि इवनिंग प्राइम रोज़ पे काम कर रहे थे, जिसका साइंटिफिक नेम है ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है, जिसको हम रात की रानी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे साइंटिस्ट हैं टी सरमार, ठीक है,
ठीक है, सरमार्क, ये ऑस्ट्रिया के हैं और ये पुष्पी पादपों पे उस समय काम कर रहे थे। तो इन तीनों ने सेपरेटली अलग अलग देश में अपना प्रयोग किया, ठीक है, और उस प्रयोग में पाया कि जो हमने किया है वो चीज़ पहले से मेंडल कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसका जो मेंडलिज़्म है इसका श्रेय पूरा मेंडल को दे दिया, ठीक है। और इसी प्रयोग के बाद मेंडल को जेनेटिक्स का या फिर आनुवंशिकी का फादर भी कहा गया, ठीक है। मतलब पूरा श्रेय मेंडल को दिया गया क्योंकि मेंडल पहले से ये सब कुछ प्रयोग कर चुके थे, ठीक है, बस उनकी पब्लिश नहीं हो पा रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, आगे जो साइंटिस्ट हैं ब्रिज एक साइंटिस्ट हैं, ने 1901 में फ्लोरा मैगज़ीन में छापा था इनके बारे में, ठीक है, री मेंडलिज़्म को प्रकाशित किया था, ठीक है। री मेंडलिज़्म क्या है, मतलब जो मेंडल के प्रयोग थे उन पे तो दोबारा से डिस्कवरी हुई, दोबारा से जो खोजा गया उसको, उसी को री मेंडलिज़्म बोलते हैं, ठीक है। तो री मेंडलिज़्म मतलब जो ब्रिज हैं इन्होंने 1901 में फ्लोरा मैगज़ीन के अंदर कार्ल कार्नेस, ह्यूगो डी वेज और टी सिरमैक के बारे में छापा था, ठीक है, इसलिए इसे री मेंडलिज़्म कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे विपर्यासी गुण, ठीक है, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इनको बोलते हैं। तो ये 7 होते हैं, आपको ये याद करने हैं 7 के 7, ठीक है। तो जो इसमें हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है, टेबल देखेंगे, एक तरफ लक्षण लिखा हुआ है, एक तरफ प्रभावी लिखा हुआ है, एक तरफ अप्रभावी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो पहला लक्षण है जो कि मेंडल ने यूज़ किया अपने प्रयोग में विपर्यासी गुण के अंदर, वो है पौधे की लंबाई, ठीक है। तो पौधा आपको पता है लंबा होता है और बौना होता है, ठीक है, लेकिन जो लंबा पौधा है ये इसका प्रभावी गुण है और जो बौना है ये अप्रभावी गुण है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा विपर्यासी जो गुण है उसमें कौन सा प्रभावी है और कौन सा अप्रभावी है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपसे 1 नंबर में ये भी पूछ सकता है वो, ठीक है, कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी गुण है, ठीक है। तो दूसरा गुण हम बात करें, दूसरा लक्षण पुष्पों की स्थिति, ठीक है, मतलब पुष्प जो लगते हैं वो कहाँ लगे हुए हैं, एक्चुअल में उसकी स्थिति कहाँ है, वो एकदम टॉप पे लगे हुए हैं या फिर बीच में कहीं लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक होता है कक्षस्थ मतलब एक्सियल, और दूसरा जो इसमें अप्रभावी गुण है वो है शीरस्थ, जिसको हम कहेंगे टर्मिनल, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा लक्षण होगा वो होगा पुष्प का रंग, ठीक है। तो जो मटर का पौधा होता है उसमें 2 रंग के पुष्प लगते हैं, एक तो बैंगनी लगता है और एक वाइट लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फली का आकार। तो फली जो होती है आपने देखी होगी मटर की फली, तो कुछ फलियाँ होती हैं जो फूली हुई होती हैं और कुछ होती है संकीर्ण, मतलब चिपी चिपी सी होती है। तो जो फूला हुआ जो गुण है ये प्रभावी है और संकीर्ण जो है वो है अप्रभावी गुण। नेक्स्ट हम बात करेंगे फली का रंग, ठीक है। आपने मटर को बहुत अच्छे से देखा होगा, आपने देखा है कि कुछ फलियाँ जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं, हरी, और कुछ होती हैं पीली रंग की। तो फलियों का रंग भी जो हरा रंग है वो प्रभावी गुण है और पीला जो रंग है वो अप्रभावी रंग है, ठीक है। उसके बाद हम बीज का आकार देखेंगे। आपने बीज भी देखा होगा मटर का, 2 तरह का होता है, एक होता है गोल, एक होता है झुर्रीदार, ठीक है, एक सिकुड़ा सिकुड़ा सा होता है, ठीक है। तो जो गोल है ये प्रभावी गुण है और झुर्रीदार जो है वो अप्रभावी गुण है, ठीक है। नेक्स्ट हम बीज का रंग देखेंगे। तो बीज जो होता है मटर का वो 2 रंग का होता है, ठीक है, एक होता है पीला और एक हरा। लेकिन जो बीज का कलर पीला है वो प्रभावी गुण है उसका, और हरा जो है वो अप्रभावी गुण है, ठीक है। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा मुझे लग रहा है विपर्यासी गुण, इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है। जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन बहुत पूछता है, इवन सीबीएसई में भी पूछा जाता है और आईसीएसई में भी ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जीन की, ठीक है। जीन जो वर्ड है ये जॉनसन ने दिया है, जॉनसन ने 1909 में, ठीक है। अब जीन होता क्या है, तो मेंडल ने जीन को उस समय फैक्टर बोला था, ठीक है, कोई एक तत्व होता है जिसकी वजह से गुण मतलब समानताएं और विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं,
उसी को बाद में जॉनसन ने 1909 में जीन कह दिया, ठीक है। तो जीन क्या है? डीएनए के छोटे छोटे खंड जो होते हैं जो कि प्रोटीन के बनते हैं। आपको पता है जो डीएनए है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो जो जीन है वो डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं, मतलब डीएनए का पार्ट होता है, सेगमेंट होता है, ठीक है। नोट देखेंगे, नोट डीएनए का प्रत्येक खंड जीन नहीं होता, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो डीएनए है, डीएनए के बारे में बच्चों आप जानते होंगे, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिकी पदार्थ है, ठीक है। तो डीएनए का प्रत्येक खंड जीन नहीं होता, जबकि जीन डीएनए का भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों एलील की, ठीक है। तो एलील जो होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है। किस में होते हैं? पेयर में, ठीक है। और एक पर्टिकुलर लोकस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। समजात भी होते हैं, समजात मतलब समान, ठीक है। समजात गुणसूत्र के समान विस्थल पर जीन के स्थानांतरित रूप को युग्म विकल्पी मतलब एलील कहते हैं, ठीक है। इसकी जानकारी भी बेटसन ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों सम युग्मनजी और विषम युग्मनजी के बारे में, ठीक है। तो बच्चों आपको परेशान नहीं होना है, अभी हम थोड़ा चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, जो कि इसके अंदर से ही चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सेपरेटली आपको इसके अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर से ही टर्म्स को निकाल के समझाया गया आपको। तो ये नहीं समझेंगे कि हमने अभी नियम क्यों नहीं पढ़े, ठीक है। तो नियम हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप ये पढ़ें। तो इसमें देखेंगे सम युग्मनजी क्या होता है, होमोजाइगस देखेंगे। सम का मतलब होता है समान, ठीक है। सम का मतलब क्या है? समान। और समान का मतलब एक जैसे, और युग्मज का मतलब दो युग्मज एक जैसे, ठीक है। और विषम का मतलब होता है अलग अलग, मतलब डिफरेंट। तो आप देख रहे हो नीचे जो कैपिटल टी और कैपिटल टी दिया हुआ है, या फिर स्मॉल टी ये दोनों समान है, ठीक है, सम युग्मनजी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्मॉल है और एक कैपिटल है, तो ये दोनों अलग अलग है, मतलब विषम युग्मनजी है, ठीक है। तो जो युग्म विकल्पी के समान जोड़े, मतलब जो दोनों युग्म का मतलब जोड़ा होता है, यदि वो समान हो जाएं तो उन्हें हम समयुग्मनजी कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो फिनोटिपिक होते हैं। फिनोटिपिक का मतलब जिन लक्षणों को हम बाहर से देख सकते हैं, मतलब हम रंग को देख सकते हैं आराम से, आकार भी देख सकते हैं, बाह्य रूप से देखा जा सकता है। विषम युग्मनजी में आप देखेंगे कि ये असमान युग्मनज होते हैं, ठीक है। और इनको जीनोटाइप को कहा जाता है, मतलब जीन प्रारूप कहा जाता है, ठीक है। और इनके अंदर जो है अनुवांशिक संगठन होता है, ठीक है। संगठन होता है अनुवांशिकी, मतलब अनुवांशिक गुण इसमें होते हैं। और ये आपको कैसे दिखेंगे? विषम मतलब संकर, मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, दो मिक्सिंग होती है। तो एक कैपिटल और एक स्मॉल टी तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है, जिसमें हम प्रभावी और अप्रभावी, हमने पीछे भी विपर्यासी लक्षणों में पढ़ा है, प्रभावी और अप्रभावी। तो प्रभावी क्या होता है और अप्रभावी गुण क्या होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो प्रभावी होता है वो F1 पीढ़ी में लक्षण उसके प्रकट होते हैं, ठीक है। F1 पीढ़ी में जिन लक्षणों का प्रकट होना पाया जाता है वो लक्षण डोमिनेंट होते हैं, प्रभावी होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये संकर लंबे हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें तो ये लंबे पौधे हो जाएंगे। रिसेसिव वो होते हैं जो F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे कि स्मॉल टी ये बोने के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे इम्पॉर्टेंट। तो चेकर बोर्ड की सहायता से हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। आगे देखेंगे मेंडल की जो तकनीक है। तो मेंडल ने जो तकनीक लगाई थी इसके अंदर अनुवांशिकी में, वो है ई मस्कुलेशन और दूसरा है बैगिंग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं विपुंसन और थैलीकरण, ठीक है। तो ई मस्कुलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? जो पराग कोश है या फिर स्टेमिन है,
इसको फ्लावर के अंदर से मतलब फूल के अंदर से इसको हटा दिया जाता है। ई का मतलब एलिमिनेट करना, दूर करना, वी का मतलब भी दूर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टेमेंस को अलग कर देंगे और खाली यहाँ पे क्या रह जाएगा, स्त्रीकेसर रह जाएगा, मतलब पुंकेसर को हटा देना है हमें। तो पुंकेसर का जो हटाने का तरीका है या फिर मेथड है, ठीक है, या फिर हटाने का जो प्रोसेस है, इसे इमस्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। विपुंसन इसको कहेंगे यदि हम किसी फूल के अंदर से उसका पुंकेसर हटा देते पूरी तरह से, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, विपुंसन कहेंगे, ठीक है। और यदि हम विपुंसन करके उसको ढक देते हैं, देखो आपने ढक रखा है यहाँ पे, इधर दिख रहा है, तो यदि ढक देते हैं उसे तो उसी को हम कहते हैं थैलीकरण, ठीक है। क्या कहते हैं, थैलीकरण। तो मादा भाग को थैली से ढक दिया जाता है ताकि दूसरा अन्य परागण उस पर आके निषेचित ना हो, ठीक है। तो ढकने के लिए हम थैली के रूप में लेते हैं बटर पेपर, ठीक है, बटर पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है। अगली क्लास में हम मेंडल के प्रयोग पढ़ेंगे कि मेंडल ने जो प्रयोग किए हैं उसमें हम उसके नियम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या नियम है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगली क्लास के लिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, ठीक है। इसलिए आप क्लास को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, ठीक है। थैंक यू।